गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं आप लोगों को पाठ 10 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सभी भोजन ग्रहण करते हैं, सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, पौधे भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जंतु अपना भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। मनुष्य अपना भोजन पौधों और जंतु दोनों से प्राप्त करते हैं, परंतु भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन की आवश्यकता पूरा करने हेतु क्या किए जाते हैं? तो इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन की आवश्यकता को पूरा करने हेतु खेती किया जाता है या जानवरों को पाला जाता है। खाद्य पदार्थों का नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण अति आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले पौधों को उगाना होगा। ठीक है, तो पौधों को उगाना मतलब खेती करना। ठीक है, तो कृषि का प्रारंभ कब हुआ? लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और आवास की खोज में समूह में वितरण करते थे। ठीक है, कितने ईस्वी पूर्व तक? 10,000 ईस्वी पूर्व तक। और वे क्या क्या खाते थे? कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना आरंभ कर दिया। किसका शिकार? जंतुओं का। फिर समय के साथ साथ खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उगाने लगे और इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। क्या क्या चीज का खेती होने लगा? चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसल। ठीक है, अब हम लोग फसल के बारे में देखेंगे कि फसल क्या चीज है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। ठीक है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। तो फसल लिख के आप डैश देके ये परिभाषा लिख लीजिएगा कि फसल किसे कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए मकई की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे मकई के हैं। उसमें मिक्स नहीं है, कोई दूसरा पौधा नहीं लगा हुआ है, दूसरा फसल नहीं लगा हुआ है मकई के साथ। ठीक है, तो मकई का फसल करने का अर्थ हुआ कि सभी पौधे मकई के हैं और वहां मकई का ही फसल हो रहा है। ठीक है, तो ये फसलें भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे अन्न, सब्जियां एवं फल। ठीक है, तो भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। वो वहाँ के ताप, आर्द्रता और वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं, तो उसी के आधार पर ये फसल उगाई जाती है। तो मौसम के अनुसार फसलों के 3 प्रकार हैं। पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल और तीसरा जायद फसल। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि खरीफ फसल क्या है। धान, मकई, मूंगफली आदि वर्षा ऋतु अर्थात जून जुलाई में बोया जाता है। कब बोया जाता है? जून जुलाई वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तथा फसल की कटाई अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। सोयाबीन, कपास सभी खरीफ फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, तो खरीफ फसल के बारे में आप लोगों को समझ में आया। तो वैसा फसल जो वर्षा ऋतु में अर्थात जून जुलाई में बोया जाता है और कटाई कब की जाती है? अक्टूबर से दिसंबर तक में। तो इसका उदाहरण क्या है? सोयाबीन, कपास सभी खरीफ फसल के उदाहरण है जो इस मौसम में लगाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये धान का खेत है, ये मकई का खेत है और ये कपास का खेत है। ठीक है, अब हम लोग अगला रबी फसल के बारे में देखेंगे। शीत ऋतु में मतलब सर्दी ऋतु में बोए जाने वाले
तथा मार्च तक कटाई वाले सभी को रबी फसल कहा जाता है। तो शीत ऋतु में बोए जाने वाले मार्च तक कटाई वाले पौधे को रबी फसल कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन सा फसल आता है? गेहूं, चना, आलू आदि। गेहूं, चना, आलू आदि। इसको किस ऋतु में बोया जाता है? अक्टूबर ऋतु में, अक्टूबर के महीने में और शीत ऋतु में बोया जाता है। और कटाई कब की जाती है? मार्च में। ठीक है, तो शीत ऋतु में बोया जाने वाला फसल को हम लोग कहते हैं रबी फसल। तो इसके अलावा मटर, सरसों, अलसी ये भी है रबी फसल में। ठीक है, शीत ऋतु में बोए जाने वाले तथा मार्च तक कटाई वाले पौधे को रबी फसल कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए गेहूं का खेत, सरसों का खेत, मटर का खेत, इसका एग्जाम्पल है रबी फसल का। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रकार चाहेंगे जायद फसल, जो कि गर्मी की ऋतु में लगाया जाता है। जायद फसल ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है। इनकी बुआई मार्च से जून माह के बीच और गर्मी के मौसम में की जाती है। दलहनी फसलें तथा सब्जियां भी इसी मौसम में लगाई जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग 3 प्रकार का देख लिए फसल। अब हॉर्टिकल्चर क्या है? फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर बड़े पैमाने पर होता है, जिसमें फूलों का, फलों का और सब्जियों का उत्पादन होता है। ठीक, अब अगला पॉइंट में देखिए, आप जानते हैं कि शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज है। ये सब पोषक तत्व है और ये सब हमको अलग अलग फसलों द्वारा पूर्ति होती है। जैसे पोषक तत्वों के आधार पर फसलों के 3 प्रकार हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल, दूसरा प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल और तीसरा वसा प्रदान करने वाली फसल। सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल के बारे में देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली प्रमुख फसलें हैं चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा तथा ज्वार। इन्हें अनाज या धान्य फसल कहा जाता है। ठीक है, किसे अनाज या धान्य फसल कहा जाता है? वैसा फसल जो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करती है, और वे है चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा तथा ज्वार। ये मनुष्य के भोजन के प्रमुख अंग भी हैं। ठीक है, अब प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल, सोयाबीन, चना, मसूर, अरहर, मटर आदि फसल प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। कौन कौन? सोयाबीन, चना, मसूर, अरहर, मटर। इन फसलों को दलहन फसल कहा जाता है। इनसे हमें दाल की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखेंगे वसा प्रदान करने वाली फसल। सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी, तीसी, तिल आदि फसलों से वसा या तेल की प्राप्ति होती है। इस कारण इन फसलों को तेल वाले बीजों की फसल कहते हैं। ठीक है, तेल वाले बीजों की फसल कहते हैं और इन बीजों से वसा या तेल प्राप्त होता है। हम लोग 3 प्रकार का फसल देख लिए पोषक तत्व के आधार पर। पहला क्या था? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल, दूसरा प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल और तीसरा वसा प्रदान करने वाली फसल। अब अन्य फसल देखते हैं विटामिन एवं खनिज लवण वाले कैसे फसल है। तो ये सब हमें मुख्यतः सब्जियों तथा फलों से मिलते हैं। फिर चारा फसलें भी है। चारा फसल व रेशेदार फसलों जैसे जई, सूडान, घास, बरसीम
ये सब जानवरों के चारे के लिए लगाया जाता है, इसलिए इनको चारा फसल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रेशेदार फसल। कुछ फसल जैसे जूट एवं कपास को रेशे की प्राप्ति के लिए लगाया जाता है। इन फसलों को रेशेदार फसल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर चित्र दिया है सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती, सब्जियों के खेत का चित्र। अगला पॉइंट है आधारित फसल पद्धतियां। भारत एक कृषि प्रधान देश है और 70% भाग कृषि एवं पशुपालन पर ही निर्भर है। जनगणना 2011 के अनुसार हमारे देश की आबादी 130 करोड़ हो गई है। 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उस गति से फसल उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि अन्न उत्पादन के लायक भूमि बढ़ नहीं रही है, वो सीमित है और आने वाले वर्षों में बढ़ती आबादी तथा अन्न उत्पादन की मात्रा के बीच अंतर और भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जनसंख्या में रुकावट नहीं हो रही है, वो बढ़ ही रही है, लेकिन भूमि तो सीमित है, वो कम होती जा रही है। इस अंतर को दूर करने के लिए फसलों का वैज्ञानिक ढंग से उत्पादन, इसका उचित प्रबंधन, भंडारण तथा वितरण आवश्यक है और फसलों के समुचित विकास के लिए उचित प्रकार की मिट्टी, उत्तम बीज, उत्तम कृषि औजार, उचित मात्रा में खाद तथा उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई की समुचित व्यवस्था, खरपतवार तथा फसल के रोग पर नियंत्रण आदि आवश्यक है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है और किसानों द्वारा फसल उत्पादन के दौरान किए जाने वाले समस्त क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? कृषि पद्धतियां। ठीक है, अब फसल उत्पादन का क्रम। इन पद्धतियों का उपयोग एक व्यवस्थित क्रम में किया जाता है जिससे फसलों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। ठीक है, तो निम्नलिखित आधारभूत कृषि पद्धतियों द्वारा फसल की पैदावार में वृद्धि की जाती है। ठीक है, यह आधारभूत है। मिट्टी की तैयारी सबसे पहले, उसके बाद बुआई, उसके बाद सिंचाई, उसके बाद चौथा है खरपतवार की सुरक्षा, पांचवा खाद एवं उर्वरक देना, कटाई, भंडारण। ठीक है, तो ये सब चीज जरूरी है। तब इसमें पहला है मिट्टी की तैयारी करना, जिसे जुताई भी कहा जाता है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना ये प्रथम चरण है कृषि उत्पादन का, और मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन यह क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हल्की मिट्टी में जड़ें गहराई तक जा सकती हैं। ठीक है, पोली मिट्टी में मिट्टी के कणों के बीच वायु होने के कारण पौधों की जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती हैं। ठीक है, पोली मिट्टी में मिट्टी के कणों के बीच वायु होने के कारण पौधों की जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती हैं। मिट्टी में खनिज, जलवायु तथा कुछ सजीव भी होते हैं, ये आप लोग सभी जानते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु अवशेष भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते रहते हैं। तो मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और यह पोषक तत्व पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी की ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों के वृद्धि में सहायक होते हैं। ऊपरी परत वाला मिट्टी
और इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। तो मिट्टी को उलटने पुलटने से इसका पोषक पदार्थ भी उलट पुलट जाता है, ठीक है, जिससे पौधे आराम से उसे ले पाते हैं। पोली या हल्की मिट्टी इसमें रहने वाले केंचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में भी सहायता करते हैं। यह जीव किसानों के मित्र होते हैं। केंचुआ, किस सूक्ष्म जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? केंचुआ को, ठीक है, क्योंकि यह मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाते हैं और ह्यूमस बनाते हैं, ठीक है। मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ह्यूमस जानते हैं ना, सजीव या निर्जीव सजीवों का मृत अवशेष से बनता है, ठीक है, ह्यूमस, और ये पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करने की प्रक्रिया को ही जुताई कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब जुताई के लिए औजार की भी आवश्यकता होती है। लकड़ी एवं लोहे के विशेष औजार प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें हल कहा जाता है। देखें हल, यह लकड़ी या लोहे का बना होता है, आजकल पूरा लोहे का बना मिलता है। इसे बैल, भैंस, ऊंट अथवा पशु या ट्रैक्टर से खींचा जाता है, ठीक है। आजकल ट्रैक्टर से हो रहा है खेती, ट्रैक्टर से जुताई हो रहा है। पशु धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। पशु द्वारा खींचे जाने वाले हल में मात्र एक ब्लेड होता है ना, मात्र एक ब्लेड किसमें होता है? पशु द्वारा खींचे जाने वाले हल में। लेकिन ट्रैक्टर में कई ब्लेड आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए इसका उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है, ठीक है। अब जुताई से क्या फायदा है, क्यों जरूरी है जुताई? जुताई से मिट्टी ढीली तथा भुरभुरी हो जाती है और इससे पौधे की जड़ों की नीचे गहराई तक जाने में आसानी होती है, ठीक है। तो जुताई करने से मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है और विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी जुताई के दौरान जड़ से उखड़ जाते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये उपकरण है जुताई के औजार, ये देखिए ट्रैक्टर कैसे जुताई कर रहा है, और यहाँ पर देखिए ये चित्र पशु द्वारा खींचे जाने वाले हल से जुताई हो रही है, ठीक है। तो आज का इतना ही, थैंक यू। Don't forget to subscribe it. Okay, thank you.